ठीक। चलिए देखिए, ध्यान दिया, थोड़ा हल्ला शांत रखिए, देखा जाए। दिया हुआ कोई व्यक्ति जो है कुछ राशि दो बैंकों में 11:9 के अनुपात में निवेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ पहले बैंक से 19% ब्याज की दर प्राप्त होती है, जबकि कुल निवेश पर 23.5% का ब्याज की दर प्राप्त होता है। अगर दूसरा बैंक से 1305 रुपया ब्याज देता है तो उसने बैंक में कुल कितना निवेश किया। देखिए ध्यान दिया जाए, जैसे में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एलिगेशन हर जगह आता होगा। अगर जिससे पहले आप परसेंटेज पढ़े ना, परसेंटेज में भी कहीं ना कहीं एलिगेशन आ रहा था कि एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ, दूसरे को बेचने पर 20% का लाभ, और ओवरऑल में दिया हो रहा है कि 18% का लाभ। जब इसका अंत इधर इसका अंत इधर करते थे तो दोनों वस्तुओं का क्रैम्बल का अनुपात आता था। यहाँ भी देखिएगा कि एसआईसीआई में भी आपका एलिगेशन लगेगा। जैसे में कुछ राशि को 10% की ब्याज दर पर दिया गया, कुछ राशि को 20% की ब्याज दर पर दिया गया, और उसके बाद दिया रहा है कि ओवरऑल जो उसे ब्याज मिला है एवरेज दर कर दिया जाए कि 18% है। तो यहाँ भी यदि एलिगेशन लगाएंगे तो जो यहाँ पर अनुपात आने वाला है वो कितना के अनुपात में राशि लगाया गया, यानी कह सकते हैं कि मूलधन का अनुपात आने वाला है। दरों का जब अंतर करेंगे तो अनुपात किसका आएगा, मूलधन का। अब देखिए ध्यान दिया जाए, इस तरह क्वेश्चन एक पढ़े आप लोग इसमें टाइप में, दर का अंतर करिएगा मूलधन का अनुपात आएगा। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखा जाए कि कोई व्यक्ति जो है कुछ धनराशि दो बैंकों में 11:9 के अनुपात में निवेश करती है। मतलब ये मूलधन जो है वो दो बैंक में निवेश किया गया है, एक में 11 रुपया, दूसरे में कितना 9 रुपया। इसको आप मूलधन भी बोल सकते हैं। आगे बोला गया है कि निवेश करता है पहले बैंक से 19%। ध्यान दिया जाए, यहाँ से दो बैंक है, एक पहला बैंक है और एक दूसरा बैंक है। पहले बैंक का जो रेट है वो कितना है 19%, दूसरे बैंक का रेट नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल जो बोला गया है कि दोनों बैंक को मिला करके जबकि कुल निवेश पर उसे 23.5% का ब्याज मिलता है। क्या इसको बीच में रख सकते हैं, बीच में रख दीजिए 23.5%, ठीक है। जब इसका अंतर इधर इसका अंतर इधर कर रहे होंगे तो नीचे किसका अनुपात आएगा, मूलधन का। और मूलधन का अनुपात पहले से पता है कि जो दोनों बैंक में जो निवेश किया है उसका अनुपात है 11:9। यानी नीचे जो अंतर आएगा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किस अनुपात में होगा, 11:9 में। अब देखिए यहाँ से कि यहाँ का मान आपको चाहिए, यहाँ का रेट अगर चाहिए, ठीक है, तो रेट इसलिए हम निकाल रहे हैं क्योंकि आगे देखिए दिया हुआ है यदि दूसरा बैंक में उससे 1305 रुपया का ब्याज मिलता है, ठीक है, तो उसने दोनों बैंक में उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया, टोटल आपका निवेश पूछा गया है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ का रेट पता है, यहाँ का भी रेट निकाल लीजिए, और यहाँ देखिए नियत राशि में पता है कि दूसरा बैंक का ब्याज जो है उसे 1305 है, तो दूसरा बैंक के ब्याज का तुलना ब्याज से करेंगे और मूलधन निकालने के लिए कुल मूलधन से गुणा कर देंगे, मूलधन आ जाएगा। अब ये देखिए ध्यान दिया जाए, इधर का तो अंतर नहीं निकाल सकते, इधर का अंतर कितना, इधर का अंतर 4.5। यदि इधर का अंतर पता करना होगा तो 4.5 का तुलना कितना से 9 से, 4.5 का तुलना 9 से 11 से गुना करेंगे तो इधर का आ जाएगा अंतर 9 × 5 = 45, 5.5, 5.5। अब ध्यान दिया जाए, इससे ये वाला वैल्यू छोटा है तो इससे ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए इसको जोड़ दिया जाए, तो 23 और 5 28, 28 है कितना 29। यानी दूसरे बैंक में जो ब्याज दर रहा हुआ कितना परसेंट, 29% का। अब ध्यान दिया जाए, नियत राशि में दिया हुआ कि यदि दूसरा बैंक में उसे 1305 रुपया का ब्याज मिलता है, हम लोग कहेंगे कि दूसरा बैंक में जो भी मूलधन होगा एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि दूसरा बैंक में यदि 100 रुपया निवेश करेगा तो ब्याज तो उसको 29 रुपया मिलेगा क्योंकि दर 29 है। नियत राशि में दिया हुआ कितना 1305। आगे पूछ रहा है कि उसने बैंकों में कुल कितना का निवेश किया। अब देखिए ध्यान दिया जाए, पहले हम दूसरा बैंक की बात करेंगे तो दूसरा बैंक में ब्याज कितना मिला है 1305। हम लोग माइंड में सोचेंगे कि दूसरा बैंक में यदि 100 का निवेश होगा तो ब्याज कितना का मिलेगा 29 का, तो ब्याज का तुलना और 100 से गुना करेंगे तो मूलधन, कहाँ का मूलधन, केवल दूसरा बैंक आया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया। अब देखिए निवेश का अनुपात पहले से पता है 11:9, यानी दूसरा वाला बैंक में 9 है और पहला वाला बैंक में कितना है 11। ये बताइए कहाँ का निवेश है, दूसरा बैंक का, तो दूसरा का तुलना कितना से 9 से कर दिया जाए। यदि टोटल निवेश चाहिए तो कितना से 20 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा टोटल बैंकों में कुल कितने का निवेश किया, निकाल लीजिए 10,000। आंसर 8,000 दे रहा है, 10,000 कर लीजिए ना। टाइप है तो टाइप का आंसर शीट थोड़ी होगा। अच्छा हो गया भाई, आगे बढ़िए ना।
गया। देखिए कभी कभी एलिगेशन यदि दिमाग में नहीं आता है तो एलिगेशन के बदले जो है ना एवरेज काम आपका कर जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान दिया जाए, फिर से ध्यान दीजिएगा। कुछ धनराशि जो है दो बैंकों में, एक पहला बैंक एक दूसरा बैंक निवेश किया गया किस अनुपात में? 11:9 में। पहले में जो ब्याज दर है वो कितना परसेंट? 19%। दूसरी का ब्याज दर नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल दोनों बैंकों को मिला करके जो एवरेज दर है उसके बारे में बोला गया कितना? 23.5। यानी कह सकते हैं कि पहला बैंक और दूसरा बैंक मिला करके टोटल मूलधन हम लोग के हिसाब से कितना होगा? 30। और यहाँ का ब्याज दर कितना है? 23.5%, ठीक है। अब देखिए ध्यान दिया जाए, नियत राशि में बोला गया है कि जो दूसरे बैंक में जो ब्याज मिलता है, अच्छा किन्हीं को लग रहा होगा यहाँ पर समय की चर्चा नहीं है। यदि समय की चर्चा एकदम नहीं हो तो उसको मानकर चलिए कि 1 साल का दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ बोला गया कि यदि दूसरे बैंक से उसे 1305 रुपया का ब्याज मिलता है, तो दूसरे बैंक से 1305 का ब्याज मिलता है। दूसरे बैंक का क्या दर पता है आपको? जब तक दर नहीं पता होगा तब तक ब्याज की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले कोशिश किया जाए कि दर निकाल लिया जाए, और जब दर निकल जाएगा तो ब्याज का तुलना ब्याज से, पहला का मूलधन पूछेगा पहला का, दोनों का पूछेगा दोनों का, किसी का भी निकल जाएगा। अब दर निकालने के लिए यहाँ पर एक तरीका और भी हो सकता है कि सब मिला करके यहाँ पर देखिए 20 लोग हैं, 20 में सबको कितना कितना है? 23.5। इसमें से 11 लोग का मान पता है कितना है? 19। तो बाकी जो 9 लोग है उसका मान निकालना, तो इसके लिए क्या किया जाए? ये वाला ग्रुप में से इसको भगाया जाए, यहाँ से भगाना पड़ेगा ना। और जब भगाएंगे तो यहाँ जो भी लोग बचेगा सब कितना का दावा करेगा? 23.5 का। अब यहाँ से देखिए कि जा रहा है कितना लोग? 11 लोग। कितना लेकर के? 19। छोड़ के जा रहा है कि ज्यादा लेके जा रहा है? छोड़ के जा रहा है कितना कितना? 4.5। तो अब जो यहाँ बचेगा उसको फायदा होगा, तो फायदा होने का मतलब लिखेंगे यहाँ फायदा होगा यानी प्लस होगा 4.5 का फायदा। ऐसा कई लोग, यानी 4.5 गुना 11 इतना पैसा छोड़ के जाएगा। अच्छा इसका फायदा कौन उठाएगा? जो यहाँ बचेगा, यानी इसका फायदा 9 लोगों में बांटा जाएगा। 9 से भागा लगे तो कितना आएगा? 9 पचे 45, 5.5 ही आएगा। यानी पूरा इसको आप ऐड कर दीजिएगा, तो ऐड करने के बाद कितना आ गया? 29, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ब्याज दर होगा वो कितना परसेंट? 29%, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप यदि 1305 जो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसको और थोड़ा सा आसानी करना चाहते हैं तो देखिए 9 का 29% निकाल सकते हैं। 9 का 29% थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप इसको 00 मतलब 900 इसको बना सकते हैं। यदि इसको आप 900 बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1100, वही बोला 2000, ठीक है। अब बोला गया कि जो दूसरे बैंक में जो उसे ब्याज मिला है वो कितने का? 1305 का। हम लोग देखेंगे कि दूसरे बैंक में मूलधन कितना है? 900, दर कितना है? 29। तो हम लोग के हिसाब से ब्याज होना चाहिए 900 गुना 29/100 का मतलब 9 गुना 29। यहाँ ब्याज दर नियत राशि में कितना है? 1305 का तुलना कितना से? 9 गुना 29 से। ये ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिया गया। अब पूछ रहा है कि बताइए उसने कुल कितना का निवेश किया, तो कुल निवेश कितना का? 2000। डायरेक्ट बगल में आप 2000 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज? यहां से भी आंसर आ जाएगा। हो गया? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए ध्यान दिया जाए, बोला गया कि कोई धन जो है वो 6% की वार्षिक दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद जो है वो 8400 रुपया वापस कर दिया गया। अब ब्याज की दर 5% कर दिया जाए, तो अब जो भी धन राशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो पूछ रहा है कितना पैसा उधार लिया गया था, कितना पैसा उधार लिया गया था। देखिए ध्यान दिया जाए, इसमें आपको साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ब्याज मिलेगा वो हर एक साल समान मिलेगा, यदि वहां पे दर आपका समान रहे। जैसे दर के बारे में बोल दिया जाए कि दर है 5% और मूलधन है 10,000 रुपया, तो पहले साल जितना ब्याज मिलेगा अगले साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरा साल भी उतना ही मिलेगा। लेकिन यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज में बदल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा इसीलिए क्वेश्चन जो है वो आपका आसान हो जाता है कि हर एक साल यहाँ जो ब्याज मिलने वाला है वो आपको समान मिलने वाला है, लेकिन उस कंडीशन में दर जो है वो समान होना चाहिए। फिलहाल देखिए यहाँ पर दर क्या है? अलग अलग। यहाँ 6% है, यहाँ 5%। कुछ और भी कंडीशन इसमें दिया गया है कि कोई धन जो है पहले 6% की दर से उधार लिया गया और 1 साल के बाद जो है वो 8400 रुपया वापस कर दिया गया। पहले सोचिए कि स्टार्टिंग में कितना धन उधार लीजिएगा, जितना लेना ले लीजिए,
100 रुपया, चलिए 100 रुपया धन उधार लिया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में 100 रुपया कोई आदमी धन उधार लिया तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये मूलधन है। अब इसमें बोला गया कि ब्याज की दर कितना है 6%, तो जब 6% ब्याज की दर है तो ब्याज क्या रुपया मिलेगा 6 रुपया, तो जब ब्याज 6 रुपया मिलेगा तो टोटल मिश्रधन कितना होना चाहिए 106, ठीक है। जैसे में कोई भी ग्राहक को, जैसे में कोई भी जो सूद लगाता है वो पैसा दिया है 100 रुपया और ब्याज की दर है 6%, एक साल के बाद उसको 106 रुपया हो गया। लेकिन आगे इसमें बोला गया है कि एक साल के बाद जो है वो 8400 रुपया वापस कर दिया और अब ब्याज की दर 5% कर दिया गया, तो अब जो भी धन राशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। अब देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ तो 100 तो हम लोग अपना मन से माने हैं, यहाँ मूलधन कुछ भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन अब एक सिस्टम बनाया जाए कि 6% के हिसाब से मिश्रधन 106 होना चाहिए। अब जब 106 रुपया हो गया तो एक साल के बाद बोला गया कि कुछ पैसा को वापस कर दिया गया, उसका मान दिया हुआ कितना 8400, यानी 106 रुपया कुल पैसा बढ़ करके हो गया, इसमें से माइनस कितना किया गया 8400। अब 8400 तो इसमें घटा नहीं सकते क्योंकि ये तो नियत राशि है, ये आपका माना हुआ वैल्यू है। जब 8400 वापस कर दिया गया तो वापस करने के बाद यहाँ पर कोई शेष अमाउंट बचा होगा, यहाँ पर कोई शेष अमाउंट बचा होगा और उसको उसी के पास छोड़ दिया एक साल और ब्याज पर, और उसके बाद जो है ब्याज की दर कितना हो गया 5%। अब जो शेष राशि यहाँ बचा होगा वो कहीं ना कहीं दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। जैसे पहले साल का मूलधन कितना था 100 रुपया, 6 रुपया ब्याज मिला हो गया 106 रुपया, कुछ पैसा इसमें से रिटर्निंग कर दिया, वापस कर दिया, वापस करने के बाद जो शेष पैसा बचा वो अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा। और जो शेष पैसा बचा है उस पर ब्याज की दर कितना है 5% है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अब ब्याज की दर कितना कर दिया गया 5%। अब जो भी राशि शेष बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। और आगे बोला गया है कि दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। तो कितना पैसा उधार लिया गया था, मतलब जो स्टार्टिंग का जो मूलधन वही आपसे पूछा गया। अब देखिए ध्यान दिया जाए, बोला गया कि जो दूसरे साल का जो ब्याज होगा यहाँ पर वो पहले साल के ब्याज का 13/20। पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज यही ना है 6 रुपया, यानी पहले साल का ब्याज है कितना 6 रुपया। तो दूसरे साल का जो ब्याज होगा उसके बारे में बोला गया कि दूसरे साल का ब्याज वो पहले साल के ब्याज का 13/20, यानी पहले साल का ब्याज कितना 6, यानी 6 का 13/20, यानी लिख सकते हैं यहाँ पर 6 गुना 13/20, यानी पहले साल का ब्याज 6 रुपया तो दूसरे साल का ब्याज 6 का 13/20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब यहाँ से ध्यान दिया जाए कि आपका जो नियत राशि वो कितना है 8400, इसी से कनेक्ट करना, यहीं से आपको निकालना कि हम लोग के हिसाब से कितना वापस किया है। नियत राशि में तो वापस कितना किया गया 8400 का, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा कि हम लोग के हिसाब से जो पैसा वापस किया वो कितना किया है। तो इसके लिए ध्यान दिया जाए, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर शेष राशि निकालना पड़ेगा कि शेष राशि क्या है, और शेष राशि कुछ नहीं है, जो दूसरे साल का मूलधन है वही क्या है शेष राशि है। अब सोचिए दूसरे साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इसको काट छाट कर दीजिए, कितना 3.9, 3.9 और 39/10 3.9, यानी जो दूसरे साल का ब्याज है वो 3.9 है। दूसरे साल का जो दर है वो कितना है 5%। तो क्या यहाँ से मूलधन निकाला जा सकता है? मूलधन निकालने के लिए ध्यान दिया जाए, मूलधन को जरा माइंड में सोचिए कि मूलधन यदि 100 रहा होगा, ब्याज की दर 5% है तो ब्याज 5 होना चाहिए। यहाँ पर ब्याज है कितना 3.9, 3.9 का तुलना कितना से 5 से, मूलधन निकालना है 100 से, 100 से गुना करेंगे, जो मूलधन आएगा वो दूसरे साल का मूलधन आएगा, कटेगा। ये देखिए 20 बचे के 100, 39 दूना 78, पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा 78, यानी यहाँ पर जो शेष राशि बचा हुआ कितना बचा होगा 78, यही ना दूसरे साल का मूलधन होगा। अब बताइए पहले साल में टोटल बढ़ करके पैसा 106 हो गया था, कुछ पैसा वापस किया, तब शेष कितना बचा है 78। हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो कितना वापस कर रहा है 22, 28 का वापस कर रहा है। नियत राशि में कितना है 8400, तो बस यहाँ पर 8400 का तुलना कितना से 28 से, क्या निकालना है पूछ रहा है। बताइए कितना पैसा उधार लिया गया था, स्टार्टिंग में कितना पैसा उधार लिया था 100, बस बगल में 100 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा 28 या 84, 3 पर 4 0। क्या हुआ 2 0 बैठा दीजिए ना, सामने दिखाई दे रहा है उसके बाद भी। हाँ यार आप यहाँ पर लिख दीजिए कि पहला वर्ष है
ठीक है। और ये वाला दूसरा वर्ष का है। हो गया? कहीं दिक्कत तो बोलिएगा। अच्छा ठीक है, बताते हैं। देखिए ध्यान दिया जाए, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना, बस आपसे पूछा गया कि आप यदि आपको ब्याज दिया हुआ रहे और दर दिया हुआ रहे तो क्या मूलधन आप निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर जो बोला जाए कि ब्याज जो है वो 50 रुपया है, एक साल का ब्याज है वो 50 रुपया है और ब्याज की दर है वो 10% है, बताइए मूलधन कितना रहा होगा? तो मूलधन को इमेजिन करिए, मूलधन यदि 100 रहेगा तो ब्याज हम लोग के हिसाब से कितना होना चाहिए? 10। तो ब्याज का तुलना ब्याज से मूलधन निकालना तो कितना से? 100 से। बस इसको ध्यान में रखिएगा, सब कुछ यही किया गया। देखिए ध्यान दिया जाए, स्टार्टिंग में बोला गया था कुछ राशि उधार लिया गया, पता नहीं कितना, अपने मन से मान लिया कितना, 100 रुपया। और जो पहले वर्ष का जो ब्याज की दर था वो कितना था? 6%। मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए था? 6 रुपया। ब्याज 6 रुपया मिलना चाहिए था। जब ब्याज 6 रुपया मिलेगा तो टोटल ऐड करके कितना हो जाएगा? 106। इसी को ना मिश्रधन बोलते हैं, यानी एक साल में जो अमाउंट होगा वो 106 रुपया। अब हो सकता है कि उस समय टोटल पैसा या तो वापस कर दिया जाए, नहीं तो कुछ पैसा वापस करेगा, कुछ पैसा अगले साल के लिए रह जाएगा। अब इसी में बोला गया है कि जो टोटल यहाँ पर जोड़ करके हुआ है उसमें से 8400 रुपया वापस कर दिया गया है। अब 8400 इसमें तो घटा नहीं सकते, बस इसको लिख दिया है कि 8400 घटा मतलब माइनस किया गया है। एक यहाँ से हम लोग निकाले हैं कि हम लोग के हिसाब से कितना माइनस किया गया। अच्छा, जो भी राशि घटाया होगा, घटाने के बाद कुछ शेष राशि बचा होगा और शेष राशि को बोला गया कि दूसरे वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है ब्याज के लिए, और दूसरे वर्ष जो ब्याज की दर है वो घट करके कितना हो जाता है? 5%। यानी दूसरे साल जो भी शेष बचेगा उसका 5% ब्याज मिलेगा। और ब्याज के बारे में देखिए रिलेट किया है पहले वर्ष से कि जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो पहले साल के ब्याज का 13/20। पहले साल का ब्याज तो पता है कितना? 6 का 13/20 निकालिए तो कितना आ गया? 3.9। अब बताइए दूसरे साल का ब्याज भी पता हो गया, दूसरे साल का रेट भी पता हो गया, तो क्या मूलधन निकाल सकते हैं? यहाँ से मूलधन को इमेजिन कर लिया 100, दर है 5%, तो ब्याज 5 होना चाहिए। यहाँ पर ब्याज कितना है? 3.9। 3.9 का तुलना 5 से 100 से गुना किया तो आ गया मूलधन। जो दूसरे साल का मूलधन आया कहीं ना कहीं वही तो शेष राशि था। बताइए शेष राशि 78 है, पहले साल का ऐड करके हुआ था 106, कितना का वापस किया होगा? 28। नियत राशि में दिया हुआ 8400। 8400 का तुलना 28 से मूलधन निकालना गुना कितना से? 100। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 56। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया कि अंकित जो है 6000 रुपया साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है और 6 साल बाद जो है 2000 रुपया चुका देता है और शुरुआत, थोड़ा हल्ला शांत रखिए, बात मत करिए, शुरुआत से 10 साल के बाद जो है 5300 रुपया देकर के कर्ज मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए ध्यान दिया जाए, 6000 रुपया जो है वो साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लिया और 6 साल के बाद 2000 रुपया चुकाता है, तो क्या पूरा ब्याज चुकता हो गया? अभी तो पूरा नहीं हुआ है। कर्ज कितना लिया है? 6000। 6 साल रखा होगा तो 6 साल में तो कुछ ब्याज ही बढ़ा होगा, तो ब्याज बढ़ा होगा, लेकिन उसमें बोला गया कि जो भी पैसा हुआ होगा उसमें से वो 2000 रुपया चुका दिया है, तो अभी भी कहीं ना कहीं मूलधन कितना बच गया? 4000 बच गया। और उसके बाद बोलता है कि शुरुआत से 10 साल के बाद 5300 देता है। यानी ध्यान दीजिएगा, शुरुआत से 10 साल का मतलब ये हो गया कि ये जो पहला घटना जो 6 साल के बाद घट रहा है, इसके कितने साल के बाद? 4 साल के बाद ना। पहले 6 साल के बाद जो है 2000 वापस किया, अब फिर बोल रहा है कि शुरुआत से, यानी जब से कर्ज लिया उसके 10 वर्ष बाद। इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 साल के बाद जो 2000 वापस दिया था, यानी उसके 4 साल के बाद। बात समझ रहे हैं ना? यानी शुरुआत से 6 साल रखा, उसके बाद 2000 वापस किया, फिर 4 साल रखा होगा और उसके बाद कितना वापस किया? 5300। तब जाकर के कर्ज से मुक्त हो गया। यानी 10 साल के बाद जो है मूलधन भी दे दिया और सारा ब्याज भी दे दिया और उसके बाद कर्ज से मुक्त हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ब्याज की दर क्या होगा? देखिए एक बार आपको हम डिटेल से पहले बता देते हैं, ध्यान दिया जाए। 6000 रुपया उधार लिया गया, 6000 रुपया उधार लिए, ठीक है, और साधारण ब्याज पर लिया गया। 6 साल के बाद जो है 2000 रुपया दे दिया, यानी बताइए इस पर ब्याज कैसे साल चलेगा? 6 साल तो ब्याज चलेगा कितना पर? 6000 पर। अच्छा 6 साल यहाँ पर चलेगा ब्याज, दर पता है? नहीं पता, दर को मान लेते हैं 8%। उसके बाद क्या होगा? 2000 रुपया वापस हो जाएगा। तो चलिए 2000 रुपया जब वापस हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा मूलधन? 4000। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बोला गया यहाँ के बाद बोला गया है कि शुरुआत से 10 साल बाद, यानी शुरुआत यहाँ से ना हुआ था, यहाँ से 10 साल के बाद, मतलब यहाँ से कई साल के बाद? क्योंकि 6 साल तो हो गया है, यानी यहाँ से 4 साल के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 वर्ष के बाद, ठीक है, 4 वर्ष के बाद कितना दिया है?
5300 रुपया दे करके टोटल कर्ज उसका मुक्त हो गया। अब बताइए ब्याज की दर क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले 6000 रुपया मूलधन था, इस पर 6 साल तक ब्याज चला होगा, ब्याज की दर पता नहीं है, 8% ले लिए। 2000 जब दे दिया होगा तब ब्याज कितना पर चलेगा, 4000 पर। कितने वर्ष, 4 वर्ष, कितना परसेंट, 8%, ठीक है। और उसके बाद 5300 रुपया दिया और कर्ज मुक्त हो गया। देखिए ध्यान दिया जाए, यहाँ पर 2000 दिया है, यहाँ कितना दिया है, 5300 दिया। टोटल बताइए बैंक को कितना दिया, पहले 2000 दिया था, फिर 5300 दिया, टोटल कितना दिया, 7300। टोटल कर्ज कितना लिया था, यानी 6000 कर्ज लिया है, और जो बैंक को वापस किया है पहला स्टेप में 2000 और लास्ट वाला स्टेप में 5300, यानी टोटल वापस कितना किया है, 7300। तो बताइए यहाँ से कुछ डिफरेंस पता लग रहा है कितने का, यही ना 1300 ब्याज होगा, यानी जोड़ जाड़ के जो भी ब्याज होगा वो कितने का, 1300 का। लिया बैंक से 6000, दिया 7300, मतलब 1300 ब्याज है। अब इस ब्याज को आपको देखना पड़ेगा कि 1300 ब्याज कहाँ कहाँ से आया होगा। तो 6000 पर 6 वर्ष तक ब्याज और 4000 पर 4 वर्ष का, यही ब्याज ना जोड़ के 1300 आया होगा। तो यहाँ से आप ब्याज निकालिएगा तो 6000 का पीआरटी याद है ना, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो 6000 का 6 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से ब्याज इतना होगा, प्लस 4000 का 4 वर्ष के लिए 8% की दर से ब्याज इतना होगा। दोनों ब्याज जोड़कर कितना, 1300। आर का मान यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया, 1300 पे डिनोट कर दीजिएगा, 7300 माइनस 6000 आंसर आ गया जी। 360 हार यहाँ से कितना, 360 और 160 500, यानी 520। आर बराबर कितना, 1300। 13 चौके 52, ये 0 से 0। आर बराबर 10/5/2 का मतलब 2.5%। आंसर आ गया होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, यदि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप देखिए इसको पूरा को एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ चीज को जो है ना अपने आप से इसको एज्यूम करिए, जैसे 10,000 पर 2 वर्ष का ब्याज और 20 मतलब रेट पे यदि साइलेंट रखा जाए तो कह सकते हैं कि 10,000 पर 2 साल का ब्याज लीजिए या तो 20,000 पर 1 साल का ब्याज लीजिए, दोनों में कोई अंतर होगा। इसे कहने का मतलब है कि 10,000 रुपया है, ठीक है, और 10,000 पर यदि मान लिया जाए कि रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है, और 3 साल का मान लेते हैं ब्याज लेते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा, 300 रुपया, और 10% कितना, 100 रुपया। 3 साल का ब्याज कितना, 300। अब इसी चीज को आप छोटा कर सकते हैं ऐसे कि 10,000 का 3 साल का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 30,000 का 1 साल का ब्याज होगा। अरे बाद में तो गुने ना होता है, पता है इसका दर निकालने की, सॉरी ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन गुना समय गुना दर बटा क्या करेंगे, दर बटा 100 करेंगे, ठीक। अब इसको क्या किया जाए कि समय को और मूलधन को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 30,000, 3,000, ये 3,000 हो जाएगा। यहाँ समय कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी दूसरे रूप में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1,000 का जो 3 साल का ब्याज होगा वही चीज 3,000 का 1 साल का ब्याज बराबर होना चाहिए, गुना करके बोल सकते हैं ना। यदि इसको आप करते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाएगा। यहाँ पर आइए, 6,000 का कितना वर्ष का, 6 वर्ष का, तो 6,000 का जो 6 वर्ष का ब्याज लीजिएगा आप, तो ऐसा कर सकते हैं कि 36,000 का एक ही वर्ष का ब्याज लिया जाए। अरे 6,000 पर कै साल, 6 वर्ष, इसको गुना कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, तो 36,000 के एक ही साल का ब्याज लीजिए, उसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 4,000 पर कै साल, 4 साल, कंबाइन कर दीजिए। आप ऐसा करिए कि एक ही बार 16,000 दे दीजिए, 1 साल का ब्याज ले लीजिए, उतना ही पैसा मिलेगा। ये चीज क्लियर हो रहा है। यानी इसको आप कंबाइन करिए, जो समय अलग अलग दिया उसको कंबाइन कर दीजिए। जो 6,000 6 साल के लिए आप दिए हैं, ऐसा करते हैं कि हम 36,000 देते हैं एक ही बार, ठीक है, 36,000। और यहाँ पर जो 4,000 कितने साल के लिए, 4,000 सॉरी 4 वर्ष के लिए, एक ही साल के लिए बोला जाए तो 16,000, यानी 36,000 और 16,000 जोड़ दीजिए, कितना आएगा। यानी जो भी यहाँ पर ब्याज लेने का तरीका है, ठीक है, 6,000 पर 6 वर्ष, 4,000 पर 4 वर्ष, सभी को कंबाइन करके आप बोल सकते हैं कि 52,000 पर 1 वर्ष। जो 52,000 पर 1 साल का ब्याज होगा वही यहाँ से ब्याज होगा।
अब बताइए 52,000 पर 1 साल का ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है 1300। तो बताइए रेट क्या होगा, यानी ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज कितना 1300, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना 52,000, समय कितना लेना पड़ेगा 1 वर्ष। यहाँ से दर निकल जाएगी। क्लियर है चीज? और इसको नहीं समझ में आ रहा है 1 किलो के 2 मुर्गा खाना, 2 किलो के 1 ही मुर्गा खाना, बराबरी बात ना है? तो अलग बात है, लेग पीस कम जाएगा, लेग पीस कम जाएगा। हो गया, मिटा दे। आगे इसका बहुत यूज होगा, जो किस्त वाला सवाल आएगा ना, इसको ध्यान रखिएगा, जो कंबाइन किया है ना, आगे जो भी किस्त वाला सवाल होगा सब में इस तरह से कंबाइन किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 57। थोड़ा बात आप लोग कम करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है कि पहले बातें कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए, आपस में बात कर रहे हैं। दिया हुआ यहाँ पर एक निश्चित राशि को T वर्षों के लिए निवेश की जाती है, वह राशि 6% प्रति वर्ष की दर से 400 रुपया हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है, विसर्जन बढ़ के हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो उतना ही समय में यह राशि 350 रुपया हो जाती है। तो पूछ रहे बताइए समय T क्या होगा, यानी दो अलग अलग स्थिति है। दोनों स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि एक निश्चित राशि पता नहीं, आप कह सकते हैं कि पहला स्थिति और एक दूसरा स्थिति। पहले में यदि बात किया जाए तो मूलधन की हम बात करेंगे, तो बोला गया कि एक निश्चित राशि को T वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और 6% प्रति वर्ष की दर से ये 400 रुपये मिश्रधन दिया हुआ है। और इसी चीज को आगे बोला गया है कि लेकिन जब 5% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है तो उतना ही समय में यह राशि 350 हो जाती है। इन दोनों कंडीशन में ध्यान दिया जाए, सेम क्या चीज है, तो जो राशि पहले निवेश किया गया था वही राशि बाद में निवेश किया गया। जितना समय पहले है उतना ही समय बाद का है, बस डिफरेंस तो दिख रहा है केवल किसमें, रेट में, कि पहले का रेट कितना था 6% और बाद का रेट कितना है 5%। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मूलधन की बात किया जाए तो जितना पहला था उतना ही दूसरा है, यानी मूलधन का अनुपात 1:1। यदि समय की बात किया जाए तो समय भी दोनों कंडीशन में सेम है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है T वर्षों के लिए और यहाँ पर लिखा हुआ उतना ही समय में, मतलब दोनों जगह समय तो सेम होगा, यानी समय का भी रेशियो लगाएंगे तो 1:1। यदि दर की बात किया जाए, रेट की बात किया जाए तो पहले वाला में कितना 6% और दूसरे वाला में 5%। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए, आगे चलकर कितना लिखना नहीं। ध्यान दिया जाए यहाँ से जो ब्याज होता है वो डिपेंड करता है मूलधन पर, समय पर और दर पर। यदि मूलधन और समय दोनों इनएक्टिव हो जाए, मतलब शांत हो जाए, कोई उसमें मतलब अलग नहीं, दोनों क्या है समान है, तो जो ब्याज है वो टोटली डिपेंड करेगा किस पर, दर पर। अब यहाँ से अगर जो आपसे पूछे कि बताइए ब्याज का अनुपात क्या होना चाहिए, तो आप गुना करिएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, इधर ही मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, यानी 6 कितना 5। अब इस चीज को बार बार नहीं नोटिस करना है, आप इसको मिटा दें। अब मिटा करके डायरेक्ट लिखिएगा कि जब मूलधन और समय दोनों जब बराबर है तो ब्याज का जो अनुपात होगा, ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं, जो ब्याज का अनुपात होगा दर के बराबर 6 कितना 5। क्लियर है ये चीज? अब देखिए बोला गया है कि पहले वाला में से उसको टोटल मिश्रधन कितना मिला था 400 और दूसरे वाला में से 350। ये मिश्रधन है, मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, और यहाँ भी क्या मूलधन प्लस ब्याज, यानी यहाँ का मूलधन प्लस ब्याज पता है, यहाँ का मूलधन प्लस ब्याज पता है, और दोनों जगह का किसका अनुपात पता है, ब्याज का। ये अनुपात है ब्याज का, जबकि ये है क्या मिश्रधन। अब उसके बाद देखिए ध्यान दिया, आगे पूछा गया तो बताइए समय T क्या होगा, मतलब जो समय है वो समय आपको निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, समय निकालने के लिए कहीं ना कहीं मूलधन चाहिए आपको। समय बराबर होता है क्या, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। इसका फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, अब देखिए ध्यान दिया, यहाँ से ब्याज का जो अनुपात होना चाहिए 6:5। ऐसा इसलिए लिख दिया है क्योंकि दोनों कंडीशन में मूलधन समान है, समय समान है, तो जो ब्याज है वो डिपेंड करेगा किस पर, दर पर। दर जो था 6:5, यहाँ ब्याज भी हो गया 6:5। अब यहाँ से नियत राशि निकालिए। ध्यान दिया, यहाँ से यदि हम इसमें अंतर करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अंतर करेंगे तो मूलधन यहाँ भी क्या है, मूलधन है, मूलधन प्लस ब्याज है, यहाँ भी मूलधन प्लस ब्याज है, यानी है मिश्रधन, लेकिन मूलधन यहाँ भी शामिल है, मूलधन यहाँ भी शामिल है, ब्याज यहाँ भी है और ब्याज यहाँ भी है। जब अंतर करेंगे तो मूलधन से मूलधन तो कट गया होगा,
अंतर किसका आएगा? यानी पहले वाला स्थिति और बाद वाला स्थिति में ब्याज के अंतर की बात किया जाए तो कितने का? 50 का। यहाँ ब्याज को तो अनुपात पता है, इसमें अंतर कितने का? 1 का। तो क्या 50 का तुलना 1 से किया जा सकता है? यदि समय निकालना है तो समय तो दोनों जगह समान था, या तो पहले वाला से चलिए या तो दूसरे वाला से चलिए। यदि पहले वाला में निकालना चाहते हैं तो 50 का तुलना 1 से यदि 6 से गुना करेंगे तो पहले कंडीशन का क्या निकल गया? ब्याज कितना? यानी पहले वाला स्थिति में ब्याज जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? 300। और पहले वाला स्थिति में मिश्रधन कितना था? 400। इसका मतलब मूलधन कितना होना चाहिए? मूलधन 100। अब देखिए पहले वाला स्थिति में मूलधन ही पता हो गया, दर भी पता है कितना परसेंट? 6%। ठीक है, आपको निकालना है क्या? समय। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज। ब्याज कितना? 300। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना? 100 और दर कितना? 6। यहां से देखिए समय आ जाएगा 50। कोशिश करिए जितना से ज्यादा स्टेप को गायब करें। ठीक है, स्टेप को गायब करिएगा, स्पीड बढ़ेगा। वहां पर अपना होगा तो एक लाइन लिख दीजिए, यदि मूलधन और समय बराबर होगा तो जो ब्याज का अनुपात होगा दर के बराबर होगा। अब बोल तो दिए, लिख लीजिए। यदि मूलधन और समय बराबर होगा ब्याज का अनुपात दर के अनुपात के समान होगा, लिख दीजिए। क्या तबीयत खराब है? चल रही बाहर। हो गया? हो गया ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सम रखिए। कोई चाहेगा कि दूसरा वाला से निकालेगा तो वहां से भी निकल सकता है। जैसे ब्याज का अंतर 50 का तुलना 1 से, यदि 5 से गुना करेंगे तो कहां का ब्याज निकलेगा? दूसरा वाला कितना? 250। तो दूसरा वाला का ब्याज 250, मिश्रधन कितना? 350। तो मूलधन कितना होना चाहिए? 100। यदि यहां से आप टाइम निकालना चाहेंगे तो ब्याज कितना? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। दर कितना? 5। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल, यहां से भी कितना आ गया? 50 है। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे तक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए ध्यान दिया जाए, यहां बोला गया कि 20 साल में साधारण ब्याज जो है वो 3200 रुपया है। यदि प्रत्येक 5 साल के बाद जो है वो प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जो ब्याज होता है वो डिपेंड करता है मूलधन, समय, दर तीनों पर। यदि मूलधन को बढ़ाएंगे तो क्या ब्याज का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल छोटा सा दे रहे हैं कि 500 रुपया का मूलधन है। मूलधन बराबर कितना? 500। रेट बराबर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। बताइए ब्याज कितना? ब्याज बताइए। 50 चौके 200। क्लियर है ये चीज? ठीक है 200। अब यहां पर हम आपको बोले कि यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहे, दर और समय में कोई चेंजिंग ना किया जाए, बस मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो इसका ब्याज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्याज ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 20% बढ़ेगा। जैसे आप सोचिए कि यहाँ पर एसआई 200 आया था, ठीक है, फिर से आप सोचिए यदि 20% बढ़ा रहे हैं किसको? मूलधन को। तो मूलधन को 20% बढ़ाएंगे तो यहाँ से 20% 100, तो नया मूलधन कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि जो रेट है और टाइम है वही रह दीजिए, तो इसके हिसाब से नया वाला एसआई कितना होना चाहिए? 600 का 10% 60 और 60 चौके 240, 240 होना चाहिए। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर जो कोई बोलता है कि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो नया वाला ब्याज क्या होगा, यदि पहले का ब्याज आपको पता है तो सीधा ब्याज को 20% बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मूलधन में जितना का चेंजिंग करिएगा उतना ही डायरेक्ट चेंजिंग क्या होगा? ब्याज। तो हम बोल रहे थे कि मूलधन को 20% बढ़ाएं तब ब्याज क्या होगा, तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि जो ब्याज है उसी को 20% बढ़ा दिया जाए। इसको 20% बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? 240। दोनों तो सेम ही आ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिए कि यदि मूलधन में 10% का चेंजिंग तो ब्याज में भी 10% का चेंजिंग। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि 20 साल में साधारण ब्याज जो है कितना है? 3200। यदि प्रत्येक 5 साल के बाद, ये 5 साल को ध्यान रखिए, 5 साल को आपको बैच बनाना है, ठीक है, प्रत्येक 5 साल के बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ाया गया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? नया वाला साधारण ब्याज पूछ रहा है। अब इसमें आप मूलधन निकालने के चक्कर में मत रहिए,
ब्याज दिया हुआ है, यदि मूलधन को बोला गया कि मूलधन को 12% बढ़ाया गया है तो ब्याज भी 12% बढ़ेगा, मूलधन को 15% बढ़ाया गया है तो ब्याज भी 15 बढ़ेगा, और यहाँ देखिए मूलधन को 20 बढ़ाया गया तो ब्याज भी 20 से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो बढ़ोतरी हो रहा है वो कब हो रहा है? प्रत्येक 5 साल के बाद। तो आप भी क्या करिए कि 5-5 साल का बंच बनाइए। कै साल का ब्याज है? 20 साल का। तो 20 साल में यदि 5-5 वर्ष का बंच बनाएंगे तो कै गो? 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, ठीक है, ये 5 ईयर हो गया, यानी 5-5 का 4 गो बंच बन गया। 20 साल में साधारण ब्याज कितना था? 3200। तो 10 साल का साधारण ब्याज 1600, 5 साल का 800। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए। यानी 20 साल का यदि साधारण ब्याज 3200 है तो बताइए 5 साल का साधारण ब्याज क्या होना चाहिए? 800। अगले जो 5 साल होगा उसका भी ब्याज 800, अगले 5 साल का 800, अगले 5 साल का 800, टोटल कितना? 32। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? हम 5-5 साल में इसलिए ब्रेक किए क्योंकि जो मूलधन में जो इंक्रीजमेंट हो रहा था, जो वृद्धि हो रहा था, वो प्रत्येक कै साल के बाद? 5 साल के बाद। देखिए दिया हुआ प्रारंभिक मूलधन को क्रमशः 12%, 15% प्रत्येक 5 साल के बाद, ठीक है। तो आइए यहाँ से पहला 5 ईयर बीतेगा, पहला 5 साल बीतेगा ना, तो 5 साल बीतेगा तो यहाँ पर वृद्धि होगा कितने का? 12% का। यहाँ पर वृद्धि 15% का, यहाँ पर वृद्धि 20% का। प्रत्येक 5 साल के बाद का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में तो वृद्धि नहीं होगा, 5 साल बीतेगा उसके बाद वृद्धि, फिर 5 साल के बाद वृद्धि, फिर 5 साल के बाद वृद्धि। आपका जो वृद्धि बोला गया था किसमें बोला गया था? मूलधन में। लेकिन इससे पहले एग्जांपल में आपको बता दिए कि जो चेंजिंग मूलधन में होगा वही चेंजिंग सीधा साधारण ब्याज में होगा। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि बताइए नया वाला साधारण ब्याज क्या होगा? तो जो इसमें वृद्धि किया गया तो डायरेक्ट आप ब्याज में ही वृद्धि कर दिया जाए। तो बताइए यहाँ से नया वाला ब्याज यहाँ कितना रहेगा? 800 रहेगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ऐसा करिए ना सर, सुनिए ना, एक मिनट, पहले का 3200 तो पता ही है, केवल वृद्धि निकाल लीजिए। यहाँ वृद्धि कितने का? 96 का, यहाँ वृद्धि 120 का, यहाँ वृद्धि 160 का, यही ना वृद्धि होगा। और यही सब वृद्धि को इसमें लाके जोड़ दीजिए। बताइए 160 और 120 280, 280 और 90 370, 376 इसमें और जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 3576। यही टोटल ब्याज होना चाहिए। हो गया सर। आप इसको लाइन में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मूलधन में जितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा उतना ही प्रतिशत साधारण ब्याज में वृद्धि या कमी होगी। क्लियर है? अब बोल दिए तो लिख लीजिए, लिखवाएं क्या? कलम पकड़ के लिखाएं। हो गया? बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59। देखिए ध्यान दिया जाए, मेन आपको यही समझना है, ठीक है। पूरे साधारण ब्याज का यदि सबसे क्रिटिकल करता है तो किस्त, ठीक है। और किस्तें मतलब बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता, बन जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर पूछा गया ना प्रत्येक किस्त कितने रुपया का है, पहले अगर हम एक फॉर्मूला लिखा दे कि जो किस्त होता है साधारण ब्याज का, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर SI का किस्त बराबर यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए दे राशि मतलब समझते हैं जो पेएबल हो, ठीक है, यानी मुझको मिसअर्धन नहीं बोल सकते। दे राशि गुना 100 बटा 100t प्लस RT इंटू T-1/2 तो फॉर्मूला है। एक बार पुट करके देख लीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दे राशि गुने 100 बटा 100t प्लस RT इंटू T-1/2। इसको मतलब खुद आपको ही बना के दिखा देंगे फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस ऐसे लिखा दिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको, मान लो याद करने वाला याद कर लेंगे। हो गया? एक बार बना के देखिए तो आ रहा है आंसर। साधारण ब्याज के प्रश्न के जो किस्त रहेगा उसके लिए फॉर्मूला है, चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट बनता है, फॉर्मूला नहीं। एक बार पुट करके देखिए ना, आ जा रहा ना। आइए पहले इसको समझिए, ठीक है, मिटा दें।
देखिए पहले इसको समझिए, फॉर्मूला को आप साइड करिए, ठीक है, समझ जाइएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए ध्यान दिया जाए, 5 वर्ष का देय जो है 3600 है। देय का मतलब ये हो गया कि जो मतलब ऐसे मूलधन आपको हम दिए 1000 रुपया, और 5 साल के बाद जो ब्याज जोड़ करके जो पे करने वाला राशि होगा, जो मतलब टोटल पेएबल राशि होगा, उसको बोल सकते हैं क्या, देय राशि। एक तरह से इसको मिश्रधन भी कह सकते हैं। जो देय राशि होगा उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों रहता है। तो ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपया का होगा। देखिए ध्यान दिया जाए, अभी तक जो मायने आपका किस्त चल रहा है वो सब निकाल लीजिए, एक नया किस्त बताते हैं। इसे ध्यान दीजिए, एक जो है ना वो सूद देने वाला, उसको क्या बोलते हैं, जो ऋण देता है, साहूकार या बैंक लिख दें, साहूकार लिखते हैं। सेठ जी, हाँ सबसे बढ़िया, सेठ जी, ठीक है। अच्छा लेगा उसको क्या बोले, जो सूद लेगा, ग्राहक बोल दें, ग्राहक। देखिए ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है, दोबारा कहीं समझने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं समझिएगा पछताइएगा। अगर जो सेठ जी जो है वो यदि मान लेते हैं कोई पैसा जो है वो ऋण पर लगाते हैं, ठीक है, कर्ज पर देते हैं। अब कोई ग्राहक आकर के उनसे ऋण लिया, अब यहाँ से ध्यान दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ पर ऋण जो कितना लिया है पता नहीं है, लेकिन बोला गया कि 5 साल के बाद देना है कितना, 3600। अब सेठ जी इसको पैसा दिए और देने के बाद एक ही बार में पूरा जितना ब्याज व्याज होगा सब जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद के बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद कितना दे देना है, 3600। देय राशि का मतलब यही हुआ, 5 साल के बाद 3600 हमको वापस करना है। तो क्या 3600 में मूलधन और ब्याज दोनों नहीं सम्मिलित होगा, ये दोनों सम्मिलित होगा। अब दिया इसको, उसके बाद जो है डिमांड कितना का है, 3600, कै साल के बाद, ब्याज भी जोड़ दिया होगा 5 साल का। अब बताइए, कहता है कि ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अब ध्यान दिया जाए, जो सेठ जी होगा वो तो मतलब उसमें ब्याज जोड़ लिया होगा, अब 5 साल के बाद ना देना था, लेकिन आप यदि अपने सुविधा के लिए सोचिए कि ऐसा करते हैं कि हर एक साल कुछ कुछ राशि देते हैं, मतलब किस्त में देते हैं, तो किस्त में दीजिएगा, तब कह रहा है कि बताइए प्रत्येक किस्त कितना रुपया का है। इसका देखिए एक उल्टा क्या होता है इसमें, इसी चीज को समझना है। कैसे समझाएं, कहां से एग्जाम्पल लाए, हम बता रहे हैं, सुनिए तब ना, मेहनत की है तब समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे सेठ जी पैसा दिए ग्राहक को, ठीक है, ग्राहक अब इसको क्या कर रहा है, वापस कर रहा है। सेठ जी ने उसमें ब्याज क्या किया है, जोड़ दिया है। जोड़ लिया कितने साल का, 5 साल का। तो पैसा का जो वैल्यू होता है वो समय के हिसाब से होता है। यदि पैसा सेठ जी के पास पड़ा रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, ग्राहक के पास गया तो उसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब सेठ जी जो है वो 5 साल का ब्याज उसमें जोड़ करके 3600 डिमांड किया है। अब इसको 5 साल के बाद पैसा देना था, लेकिन होगा क्या कि किस्त चुकाएगा, और 5 वो की किस्त देना ना, ऋण को बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि 5 नहीं लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद दे इतना है ना, तो 5 साल के बाद देना था, लेकिन उसको 5 साल में क्या किया कि उसको 5 भाग में बांट के दिया, यानी पहले साल, दूसरे साल, 5 साल यहाँ पर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल उसको बांट के बराबर बराबर उसको चुकाया है। अब इसमें देखिए ध्यान दिया जाए, मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त का जो राशि है वो मान लेते हैं 100 रुपया वापस कर रहा है, यहाँ पर दिया है 100 रुपया, ये भी 100 रुपया की किस्त है, ये भी 100 रुपया किस्त है, ये भी 100 रुपया का, और ये भी कितना का है, 100 का। अच्छा ये बताइए, एक समय लिखते हैं कि मान लेते हैं कि 2010 में, ठीक है, वो ऋण लिया था, 2010 में ऋण लिया था, तो पहला किस्त कब देगा, 2011 में देगा, 2012 में, 2013 में इस तरह से देगा। अच्छा बताइए, 2011 में, 2010 में लिया था तो पूरा 2015 में फाइनल करना था 5 साल के बाद, लेकिन हुआ क्या कि 2011 में ही कुछ पैसा दे दिया सेठ जी को। अब इसमें होगा क्या कि जो 100 रुपया दिया है, इस 100 रुपया पर सेठ जी तो ब्याज लिया होगा, ब्याज लिया होगा ना, लेकिन ये जो ग्राहक है उसको पहले साल ही दे रहा है 100 रुपया। तब इसमें क्या होगा कि इसका उल्टा फायदा अब ग्राहक का होगा। अब ग्राहक डिमांड करेगा कि जो मेरा 100 रुपया था वो देना था 5 साल के बाद में, लेकिन आपको हम पहले साल दे रहे हैं। अब पहले साल दे रहे हैं तो आप ब्याज जोड़ लिए हैं, तो हम भी ब्याज जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो 100 रुपया होगा वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए आपके पास पड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। ये पैसा देना था कब, 5 साल के बाद, लेकिन ग्राहक कब दिया, 1 ही साल के बाद जाके दे रहा है। किसको दे रहा है, सेठ को। तो सेठ को बोलेगा ना कि पैसा रखिए, अब 5 साल जब होगा ना तो हिसाब करेंगे, और जब हिसाब करेंगे तो जो आप ब्याज जोड़े हैं ना, तो उसी तरह से हम भी ब्याज जोड़ के इसका वैल्यू बढ़ा देंगे। यानी 100 रुपए जो दिया 4 साल पहले, इसका वैल्यू यदि 5वें साल में बात किया जाए तो 5वें साल में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो 4 साल तक जो है उस सेठ के पास पैसा पड़ा रहेगा, तो इसका उल्टा ब्याज जो है वो ग्राहक जोड़ देगा। अब बताइए यहाँ से कै साल के लिए, 1 2 3 4, बताइए ब्याज की दर कितना जोड़ा था, 10%। तो सेठ जी 10% इसमें ब्याज जोड़ा था ना, तो ग्राहक को भी 10% मिलेगा। अब बताइए 100 रुपया पर यदि लास्ट साल में जाएंगे तो कितना, हर एक साल 10-10 रुपए मिलेगा, 10 के 40। अच्छा ये जो पैसा दे रहा है 2 साल के बाद दे रहा है, मतलब सेठ जी के पास कितने साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए रहेगा ना। तो 3 साल के लिए जो है इस पर ब्याज लेगा ग्राहक, और ग्राहक ब्याज लेगा तो 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना,
30 रुपया, इस पर ब्याज 30, इस पर 30, इस पर 10। आई तो 5वें साल में देगा। अब 5वें साल में पैसा देना था तो जैसा ही देगा तो वैसे ही हिसाब तो क्लियर हो जाएगा। तो क्या इस पर कुछ ब्याज मिलेगा? इस पर ब्याज नहीं मिलेगा। अब जब 5वें साल में जब हिसाब होगा तो बोलेगा कि जो 100 रुपया हमको मतलब 500 रुपया पूरा देना था 5 साल के बाद, क्योंकि आप 5 साल हमको ब्याज जोड़ लिए थे। जो 100 रुपया देना था हमको 5वें साल में, वो आपको हम 4 साल पहले दे दिए हैं। और आप 4 साल पहले दे दिया, वो वाला पैसा आप किसी और को लगा करके पैसा तो कमा रहे हैं। तो इसके बदले में आप क्या करिए कि जितना ब्याज आप जोड़े थे मेरे पैसा पर, उतना ब्याज जोड़ करके हमको भी दीजिए। यानी ग्राहक टोटल पैसा दिया कितना? पैसा दिया कितना? 2500 ने दिया। लेकिन अब वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला पैसा का जो 5 साल के बाद आएगा तो वैल्यू कितना बढ़ जाएगा? 40, इसका 30, इसका 20, इसका 10, टोटल कितना बढ़ गया? 100। यानी 100 रुपया और बढ़ जाएगा। टोटल कितना दिया? 600। दिया है 500, लेकिन हो गया कितना? 600, और कर्ज मुक्त हो गया। अब बताइए देय राशि कितना था? 3600। हम लोग बोलेंगे टोटल कितना दिया है? 600। 3600 का तुलना करिए 600 से, और बताइए किस्त का मान निकालना। प्रत्येक किस्त कितना का दिया? 100 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा 600 रुपया। ये जो है ना, जो उल्टा जो मिल रहा है ना, यही वाला बात जो किसी का जान में नहीं घुसता है। तो उल्टा कैसे ब्याज ले लिया? तो ये वैल्यू हो रहा है पैसा का समय के हिसाब से। 4 साल पहले देना पैसा और 4 साल के बाद देना पैसा, अंतर है। हो गया। एक बार फिर से देखिए, ध्यान दिया जाए। साधारण ब्याज में जब किस्त आएगा ना तो 2 ही तरह का सवाल आता है। एक वो है कि जब देय राशि दिया हुआ रहेगा, एक वो है कि मूलधन दिया हुआ रहेगा। जब भी देय राशि दिया रहा है, पूछे आपसे कि प्रत्येक किस्त का मान क्या है, मतलब 5 वर्ष में चुकाना है, तो यहाँ पर हम 5 किस्त को बराबर में देंगे। तो 5 किस्त का मान लिख दिए, और लिखने के बाद कुछ नहीं करना है। जिस हिसाब से रेट साहूकार जोड़ा था वही हिसाब से रेट आप भी जोड़ दीजिए। बताइए 100 रुपया देना था कब? 5 साल के बाद। दिया कब? आज से 4 साल पहले ही दे दिया। तो बताइए इस पर ब्याज कितना मिलेगा? 40 रुपया। यानी दे रहे हैं कितना रुपया? 100 रुपया। लेकिन 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 140। ये बताइए दिया दूसरे साल में दिया 100 रुपया, लेकिन यदि 5वें साल में जाएंगे तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ करके इसका मान कितना हो जाएगा? 130, इसका मान 120, इसका मान 110, और जो 5वें साल में जो पैसा देगा उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। टोटल दे कितना हो गया? 600। दे का तुलना दे से किस्त निकालना 100 से गुना करें, और नहीं तो फॉर्मूला हम पहले लिखा दिए तो उसको याद रखिएगा। टाइम हो गया, ठीक है। बाकी कल एगो किस्त वाला और है, उस सर बता देंगे कल। दूसरा टाइप इससे थोड़ा सा अलग है।